हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे क्लास 6 के साइंस चैप्टर के फर्स्ट अध्याय जो कि भोजन यह कहाँ से आता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे खाद्य संघटक और उसके स्रोत के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? खाद्य संघटक और उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो संघटक के बारे में हम लोग जानेंगे पहले कि संघटक क्या होता है। तो भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, पानी इत्यादि। ये सब क्या है? हमारा संघटक है। ये सब क्या है? संघटक है। उसके बाद जानेंगे खाद्य पदार्थों और उसके स्रोत के बारे में। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थों को कितने स्रोतों से प्राप्त करते हैं? 2 स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन सा है? तो एक तो है पौधों से। एक जो हम लोग क्या चीज़ से प्राप्त करते हैं? एक पौधों से प्राप्त करते हैं और दूसरा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो पौधों से क्या प्राप्त करते हैं? गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल। ये सब जो है सो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधा से। और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। तो जंतु से क्या प्राप्त करते हैं? अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, पनीर इत्यादि वगैरह वगैरह। ये सब हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंतुओं से प्राप्त करते हैं। कच्ची सामग्री होता है। कच्ची सामग्री क्या है? तो खाद्य पदार्थों के बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब हमारा कच्ची सामग्री है। अब हम लोग जानेंगे पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। तो कुछ पौधे जो होते हैं उसके 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? खाने योग्य भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने योग्य भाग। जैसे कुछ पौधे के जड़ खाते हैं, कुछ के तना, कुछ के फल, कुछ के फूल और कुछ के पत्ता इत्यादि वगैरह खाते हैं। ये सब क्या है? खाने योग्य भाग है। क्या है? खाने योग्य भाग है। अब जानेंगे पौधे के भाग। पौधे के भाग के बारे में जानेंगे कि पौधा के भाग जो होता है वो कौन कौन सा हम लोग खाते हैं। सो जैसे में आलू का हम लोग तना खाते हैं, मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाते हैं। मूली का क्या खाते हैं? जड़ और पत्ता दोनों खाते हैं। लौकी जो होता है, लौकी का हम लोग फल खाते हैं। पालक का भी पत्ता खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पालक का पत्ता खाया जाता है। अंकुरन जो होता है, अंकुरन बीज से शिशु पौधे का उगना ही अंकुरन कहलाता है। बीज जो होता है, बीज उससे शिशु पौधा जो होता है उसी से निकलना यानी कि उगना, उसको क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। जिसमें मूंग का अंकुरन भी होता है, चने का भी अंकुरन होता है, बहुत सारे बीज का भी अंकुरन होता है, जिसमें से सफ़ेद रंग के धागे नुमा मतलब बाहर निकलता है। उसको हम क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। मकरंद क्या होता है? मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस जो होते हैं उसको हम मकरंद यानी कि नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। क्या बन जाता है? बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ जो होती है, मधुमक्खियाँ नेक्टर का भंडारण करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। मधुमक्खियाँ जो होती है वह पूरे वर्ष तक मतलब क्या करती है? मकरंद पूरे वर्ष तक इस्तेमाल करने के लिए मकरंदों का ऑब्जर्वेशन कर लेती है, भंडार कर लेती है, जिससे क्या होता है? वो पूरे साल तक उसका इस्तेमाल कर सकें। भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक शाकाहारी होते हैं, दूसरा मांसाहारी होते हैं और तीसरा सर्वाहारी होते हैं। तो शाकाहारी किसे कहते हैं? तो शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप, है ना, वे जंतु जो केवल पादप या पादप से उत्पाद हुए वस्तुओं को खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, हिरन, भैंस और खरगोश इत्यादि बहुत सारे जीव जो हैं सो शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी के बारे में जानेंगे। वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या है? मांसाहारी है।
सर्वाहारी के बारे में जानेंगे। वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, ये सब क्या है? सर्वाहारी। अब हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है भोजन के घटक। भोजन के घटक, भोजन के घटक क्या होते हैं? तो खाद्य पदार्थ है ना। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से क्या होता है? मिलते हैं। पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। पोषक, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। जैसे पोषक तत्व क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, इन सभी को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हो गया, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है? तो चावल से मिलता है, गेहूं से, आलू से, शकरकंदी से, मक्का, पपीता व इत्यादि। इन सभी से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब प्रोटीन के बारे में जानेंगे। प्रोटीन बैंगनी रंग और खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है ना। बैंगनी रंग जो होता है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि वैसे खाद्य पदार्थ जो बैंगनी रंग के होते हैं है ना, उसमें प्रोटीन की मात्रा मौजूद होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन के स्रोत पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु से मांस है ना, अंडे, मछली, दूध, पनीर इत्यादि, ये सब क्या है? मतलब इस सभी से हमको प्रोटीन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रोटीन। अब जानेंगे वसा के। वसा किन किन चीज़ों से मिलता है? वसा होता क्या है ना, तो उसके बारे में तो पहले जानेंगे वसा क्या है ना। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। कागज़ में जो तेल का धब्बा लगा हुआ रहता है, जैसे हम कोई भी चीज़ को खाते हैं, जैसे बाज़ार से मतलब समोसा हो गया, ये सब खाते हैं पेपर पे रख करके और पेपर में तेल लग जाता है, तो उनसे मतलब ये मालूम चलता है कि इसमें वसा है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा से क्या मिलती है? हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब वसा के स्रोत किन किन पदार्थों से, किन किन खाद्य पदार्थों से हमारे शरीरों को वसा मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पादप से मूंगफली है ना, मतलब वैसे मतलब पादप है ना। पादप जो होता है, पादप वाला चीज़ जो यानी कि पेड़ पौधा का जो सामान हम लोग खाते हैं और जिससे वसा प्राप्त होता है, तो जैसे मूंगफली हो गया, तिल हो गया, गिरी हो गया, तेल हो गया। और जंतु से देखिए, अब जंतु में कौन कौन सा चीज़ मतलब खाते हैं हम लोग जिससे हमको वसा मिलता है? तो मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन इत्यादि, ये सब जो है सो क्या है? जंतुओं से प्राप्त होता है और जिससे हमारे शरीर को वसा प्राप्त होता है। अब विटामिन है ना, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सभी के नामों को मतलब नामों से हम लोग जानते हैं। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि सभी विटामिन जो होता है उसके समूह को क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। क्या चीज़? हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है? रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी रोग से लड़ने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। विटामिन डी से क्या होता है? हमारी अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है, मतलब विटामिन डी प्राप्त करता है। क्या चीज़? हमारा शरीर जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रहता है ना, तो उससे क्या मिलता है? हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। खनिज लवण हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण के स्रोत है ना, खनिज लवण किन किन चीज़ों से? तो आयोडीन से, अदरक से, केकड़ा से। फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, गेहूं से। लोहा के स्रोत पालक हो गया, सेब हो गया, यकृत यानी कि जो मांसाहारी भोजन करते हैं ना,
कैल्शियम के स्रोत दूध से, अंडा से इत्यादि से, इन सभी चीज़ों से प्राप्त होते हैं। अब रुक्षांश के बारे में जानेंगे कि रुक्षांश क्या होता है। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि आहारी रेशा जो होता है उसी को क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। अब रुक्षांश कहाँ से प्राप्त होता है, इसके स्रोत क्या हैं, तो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियाँ, इन सभी चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, रुक्षांश प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, रुक्षांश। रुक्षांश के बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना, जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने की सहायता, है ना, मतलब मूत्र और शरीर जो होते मूत्र और पसीने जो होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता करता है। अब आहार के बारे में जानेंगे। आहार क्या है, सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, ये सब क्या है, आहार है, मतलब संतुलित आहार। केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां इत्यादि। चैप्टर 2 हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जो कि है तंतु से वस्त्र, है ना। क्या है, तंतु से वस्त्र तक। तो इसमें क्या जानेंगे, तंतु क्या होता है ना, तंतु क्या होता है। एक प्रकार से रेशे, तंतु जो होता है एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे तागे, मतलब तागे या धागे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, तागे या धागे बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु क्या होता है, प्राकृतिक तंतु के बारे में जानेंगे। जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कौन कौन से होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे से जो प्राप्त होते हैं, जैसे कपास हो गया, रुई हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक तंतु है। ये सब क्या है, प्राकृतिक तंतु है जो कि पादप से प्राप्त होता है। अब जंतु से प्राप्त ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सब क्या है, ये सब भी प्राकृतिक तंतु हैं। लेकिन ऊन और रेशम जो है सो जंतुओं से प्राप्त होता है, कपास, रुई, जूट, पटसन जो है सो पादप से प्राप्त होता है। ऊन भेड़, बकरी, याक, खरगोश, इन सभी से प्राप्त होता है। ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़, बकरी, याक, खरगोश से प्राप्त होता है। रेशमी तंतु, रेशमी तंतु जो होता है वह कीट, है ना, रेशमी तंतु रेशम के कीट यानी कि कोकून से खींचा जाता है। संश्लिष्ट तंतु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। पादप तंतु, जो तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, है ना, पादप तंतु किसे कहते हैं, जो तंतु पादप से प्राप्त होते हैं उसे पादप तंतु कहते हैं। जैसे रुई, रुई एक प्राकृतिक तंतु जो पौधों से प्राप्त होता है। कपास की फसल काली मिट्टी तथा जलवायु यानी कि उष्ण में होती है। कपास की फसल कहाँ होती है, काली मिट्टी में होती है। कपास पादप के फल, कपास पादप के फल यानी कि कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों से, मतलब कपास का जो बॉल होता है, मतलब बॉल, उससे क्या होता है, कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपास ओटना, क्या, कपास ओटना, कपास ओटना क्या है, तो कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटन के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन, पादप, इन सभी के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती क्या चीज़ में, वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं
पृथक, है ना। पृथक कैसे होता है? पृथक पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। क्या चीज़ के द्वारा? हाथों द्वारा। कताई रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास आ जाते हैं, मतलब पास पास जो होता है वो आ जाते हैं और तागा बन जाता है। क्या बन जाता है? तागा बन जाता है। तकली। तो अब जानेंगे हम तकली के बारे में। तकली क्या होता है? कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। तकली कहते हैं, है ना। चरखा। चरखा क्या होता है? हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा होती है। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। क्या चीज़ से किया जाता है? कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधियाँ बुनाई तथा बंधाई। तो बुनाई क्या होता है? तागों के दो सेंटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। क्या चीज़ पर की जाती है? करघों पर। करघों या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। क्या होते हैं? हस्त प्रचलित या विद्युत प्रचलित होते हैं। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विधि, है ना, पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। क्या चीज़ में होता है? पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो अध्याय 3 खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्लास 6 के NCERT विज्ञान की अध्याय 4 के बारे में, जो कि है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना, उसमें क्या बनाना है तो उसके बारे में मतलब हम लोग पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हुई है। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। क्या चीज़? एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, कागज, मृदा इत्यादि। वस्तु क्या है? एक ही पदार्थ से बनी होती है या एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। पदार्थ क्या है? तो प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है तथा वह स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पृथ्वी में पदार्थ 3 अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पदार्थ जो है सो कितने? 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। अब ठोस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठोस क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, बर्फ का टुकड़ा, ये सब क्या है? ठोस है। अब द्रव्य के बारे में, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जैसे पानी, तेल, अल्कोहल, ये सब क्या है? द्रव्य है। अब गैस के बारे में, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? इसका आकार और आयतन जो है सो क्या है? अनिश्चित है। हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, पर उनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। पदार्थ के गुण। किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर होती है। क्या होती है? निर्भर होती है। दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं, खुरदरे होते हैं, चिकने होते हैं, कठोर तथा कोमल भी लगते हैं। कोमल पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता हो, उसको क्या कहेंगे? कोमल पदार्थ कहेंगे। कठोर पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन हो, उसे कठोर पदार्थ कहेंगे।
धातु। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धातु होती है, मतलब धुति होती है, वे क्या प्रायः धातु कहलाते हैं। जैसे में लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना। क्या है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना इत्यादि। विलीय, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक, है ना। पानी और नमक, यानी कि नमक जो है सो पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है, तो ये विलीय हो गया। अविलीय, कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, जैसे पानी और धूल। पानी में धूल को मिलाएंगे और कितनों भी उसको मिला देंगे, कुछ देर के बाद देखिएगा तो धूल मतलब उसमें नीचे की तरफ बैठ जाता है, धूल जो है सो नीचे की तरफ बैठ जाता है। पारदर्शिता, पारदर्शिता क्या है? पदार्थ का वह गुण है जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देते हैं, है ना। क्या कि पार जाने की अनुमति देते हैं। पारदर्शी, ऐसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता हो उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाता है, जैसे कांच, जल, वायु, ये सब क्या है? पारदर्शी है, इससे प्रकाश जो है सो आर पार हो जाती है। अपारदर्शी, वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि पेपर हो गया, धातु हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ हैं। क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। अब पारभासी, पारभासी वैसे पदार्थ होते हैं जिससे आप आपकी वस्तु को आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, है ना। इन पदार्थों को पारभासी कहते हैं, मतलब जैसे कि देखते हैं लेकिन पूर्ण रूप से अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। जैसे बटर पेपर हो गया, मोटी कांच हो गई, है ना। इन सभी चीज़ों से, इन सभी वस्तुओं से अच्छी तरह से आर पार नहीं दिखाई देती हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है ना। तो जब कमी आ जाती है तो उसको कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। इसे क्या कहते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके अनुप्रयोग इस प्रकार से हैं, जैसे लोहे की बनी छोटी, है ना, मतलब लोहे की बनी छोटी सी गेंद पानी में डूब जाती है ना। क्या करती है? डूब जाती है। तथा बड़ा जहाज जो होता है लोहे का, वह तैरता रहता है क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार जो होता है उसके भार के बराबर हो जाता है, जिसके वजह से जहाज तैरता रहता है। हम लोग जानेंगे चैप्टर 5 के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? चैप्टर 5 के बारे में क्या है? तो पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है? ये पदार्थों का पृथक्करण, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले है मिश्रण। क्या है? मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उनके मिलने से बनता है, उसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। हवा एक मिश्रण है। क्या है? हवा एक मिश्रण है। इसमें कई गैस मिले हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। ये सब क्या है? आर्गन, ये सब क्या है? मिले हुए हैं। पृथक्करण की विधियाँ। हस्तचयन, किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों का हाथ से चुनकर अलग अलग करना हस्त पृथक्करण, मतलब यानी कि हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। जैसे गेहूँ, चावल तथा दाल, इन सभी से पत्थर तथा भूसे को पृथक करना, है ना। थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग क्या है? तो सूखे पौधों की डंडियाँ अनाज को पृथक करने को थ्रेशरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि सूखे पौधों को डंडियाँ जो होती है, मतलब सूखा हुआ पौधा जो होता है उसे डंडी और अनाज को अलग अलग कर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? थ्रेशरिंग कहते हैं। जैसे बैलों की सहायता से और मशीनों के उपयोग से, है ना। निष्पावन। निष्पावन क्या है? तो निष्पावन के बारे में, पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्पावन। जैसे किसान भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करता है। किस विधि से? निष्पावन विधि से, है ना। चालन। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना
क्या होता है, चालन कहलाता है। मतलब आटा जो होता है चालनी के माध्यम से जो चालते हैं, है ना, उससे क्या होता है, जो मोटे मोटे होते हैं, कंकर होते हैं, रेत होते हैं, पत्थर होते हैं, चाहे कुछ भी मतलब मोटा होता है, भूसा होता है, चोकर का जो मोटा दाना होता है, उन सभी को क्या चालन के माध्यम से अलग करते हैं। किसके माध्यम से, चालन। जैसे में रेत से कंकर तथा पत्थर से पृथक्करण, मतलब कोई भी चीज़ को चालते हैं तो उससे क्या होता है, मतलब जो उसका ठोस पदार्थ होता है जो बाहर की तरफ आ जाता है, यानी कि मोटा मोटा, जैसे बालू में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, है ना, तो कुछ बालू की अपेक्षा जो बड़े पत्थर होते हैं उसको चालनी से चालते हैं तो क्या होता है, पत्थर अलग और बालू अलग हो जाता है। अवसादन, अवसादन क्या है, तो अवसादन किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। जैसे जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। निस्तारण, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। किस विधि द्वारा, निस्तारण विधि द्वारा। जैसे जल में महीन कण को अलग करना। निस्यंदन, मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव्य को अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं। जैसे रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। क्या चीज़, रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। वाष्पन, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। क्या चीज़, धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। फिर नमक, सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है। कुछ समय बाद जल क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। क्या चीज़, साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। संतृप्त विलयन क्या है, तो संतृप्त विलयन जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। अब विलय, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे पानी में नमक। किसी पदार्थ, है ना, किसी भी पदार्थ जो होता है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। तो ये चैप्टर 5 भी ख़त्म हो गया। आप लोग क्लास 6 के साइंस का एनसीईआरटी का बुक चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को ज़रूर देखिएगा और इसको पढ़िएगा। इसको 2-3 बार देखिए और बुक को भी, जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 है उसको अच्छे से पढ़ें। उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।